जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, विविध से महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूं। ये क्या है? साइंस या कहते हैं जीव विज्ञान। मुख्यतः इसमें जीव विज्ञान के जितने भी विविध से क्वेश्चन बन सकते हैं सब इस वीडियो में शामिल किया जाएगा। बस आपको क्या करना है, ईयरफोन लगा के या ब्लूटूथ लगा के आपको बैठ जाना है और आपको पूरा वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक वॉच करना है। आपको इसका बहुत ही चमत्कारिक लाभ मिलने वाला है। बस अब एक बार आप पूरा वीडियो देखें तो चलते हैं प्यारे साथियों, आज की इस धमाकेदार शानदार श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है, सबसे हल्का कास्ट वाला लकड़ी वाला पौधा कौन सा है? तो इसका ओक्रोमा लेगोपस है। जबकि बात करें सबसे छोटा नग्न बीजी यानी जिसके ऊपर कोई खोल नहीं होता, तो आप बताओगे जीमिया पिग्मिया क्या है? सबसे छोटा नग्न बीजी पौधा है ये। इसमें देखे वनस्पति विज्ञान के भी मिलेंगे, जीव विज्ञान की हो सकता है आपको कुछ इसमें से केमिस्ट्री वगैरह भी शामिल किए अभी मिले। तो चलते हैं, सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? तो आप बताओगे ओफियो यूगलस फर्न है। और कितने गुणसूत्र होते हैं टोटल? 1266 होते थे। कितना आसान चीजों को आपको मिल रही है। 1266 गुणसूत्र वाला कौन सा है? तो आप बताओगे ओफियोग्लोसस है। ये एक प्रकार का क्या है? आप बताओगे फर्न है। चलते नेक्स्ट, सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा कौन सा है? तो हेलोपोपस ग्रेसिम्स है। सबसे लंबा गुणसूत्र किसका है? तो ट्राइटिलियम नामक पौधे का है। चलते हैं, भारत में हल्दी एवं अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक देश, जिसका विश्व के कुल उत्पादन का क्रमशः 65 से 76%। आप जानते हो अदरक हल्दी पूरे 65 से 76% का भारत में। इसका मतलब दुनिया में सबसे अधिक अदरक और हल्दी कहाँ पर उत्पादित की जाती है? तो आप इसका उत्तर तुरंत बताएंगे कि यहाँ पर तो भारत में ही की जाती है। अब बात करते हैं, आम, नारियल, काजू व मसाले के उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? देखिए, आम, नारियल, काजू में भारत का स्थान कौन सा है? तो आप बताओ प्रथम है। देश में महाराष्ट्र में सर्वाधिक नींबू का उत्पादन कहाँ पर होता है? तो बताओ नागपुर में होता है। और ना से नींबू ना से नागपुर, आप बड़े आसानी से याद कर सकते हो। प्याज का तीखापन किसके? तो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण जो होता है प्याज का तीखापन होता है। जब आप देखते हो हल्का तीखा लगता नहीं। आलू में मोजेक रोग से, मोजेक क्या है? तो प्रकार का एक बताओ विषाणु होता है मोजेक। विश्व में सर्वाधिक दलहनी खेत का क्षेत्रफल किसमें है? भारत में सबसे ज्यादा दलहन, लेकिन तभी दाल इतना होता भी तभी हमको विदेशों से सप्लाई करवानी पड़ती है। इलायचियों को क्या कौन सी रानी? मसाले की रानी किसे कहा जाता? तो बताओ इलायची को। जबकि इलायची के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ये चीज जान लेना, सबसे अधिक इलायची कहाँ भारत में, और महंगी भी बहुत ज्यादा है। इलायची का 70% उत्पादन और 60% भारत से निर्यात होता है। पूरे विश्व का 70% उत्पादन यही होता है और जितना उत्पादन उसमें 60% क्या करते हैं? विदेशों में निर्यात करते हैं। केवल 40% ही भारत में यूज होता है। मसालों के विश्व व्यापार में विश्व का हिस्सा लगभग 18%, जबकि भारत का मसाला उत्पादन में विश्व का क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा उत्पादक है। उपभोक्ता और निर्यातक देश, यहाँ लगभग 2.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर 4.5 मिलियन मसालों का उत्पादन होना है। देखिए कितने हेक्टेयर में? 2.56 मिलियन हेक्टेयर पर कितना? 4.3 मिलियन टन मसालों का उत्पादन होता है। ये चीजें याद करके रखना है, लगभग दोगुना से थोड़ा कम है। गोल्डन राइस एक क्या है? तो परजीवी पादक है। गोल्डन राइस के आपके बारे में सुना होगा, जिसमें क्या पाया था? सबसे अधिक क्या पाया था? विटामिन ए पाया था गोल्डन राइस। एक प्रकार का परजीवी पादप है, पैरासाइट पादप है कह सकते हो। फ्लोएम नामक जीवित ऊतक उच्च वर्गीय पौधों में जैव उत्पादक वाहक का कार्य करता है, जबकि नोस्कापिन पोस्ता से पाया जाता है। किससे बनाया जाता है? नोस्कापिन तो पोस्ता है पॉपी से। मक्का की पत्तियों का शीर्ष जिंक की कमी से कारण सफेद। कभी नहीं मक्के की आपने देखा पत्तियां व्हाइट हो रही, इसका मतलब क्या? उसमें जिंक की कमी हो रही। जिंक का सिंबल क्या होता है? बताओ जेडन होता है। एक शाकीय औषधि आर्टीथर है जो मलेरिया के उपचार में प्रयोग किया था। मलेरिया के उपचार में किसका? तो आर्टीथर का प्रयोग किया था। ये चीजें आपको एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होना है, बस आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें जरूर। चिलकोजा एक प्रकार का पाइन प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है। लाइकेन वायु का प्रदूषक है एवं जैव सूचक क्या है? तो बताओगे लाइकेन है। चलते हैं, शीर्ष आयरन खाद्य पदार्थ मेथी सब्जी, पुदीना 5.6 मिलीग्राम, पालक 10.9 मिलीग्राम और धनिया 10 मिलीग्राम मिला के क्या बनता है? तो आप बताओगे आयरन
इन सबको इतना की मात्रा मिलाते हैं तो आपको आयरन का एक जो है भरपूर मात्रा मिल जाएगा, कह सकते हैं। वो बहुत विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा, तो बताओ रेफलेसिया ओर्नोल्डाई जो है क्या है विश्व का सबसे बड़ा। केवल रेफलेसिया याद करें तो आपका कोई याद करने में कोई परेशानी, क्यों रेफलेसिया। सबसे छोटा कौन सा, पुल्फिया हो जाएगा। सबसे बड़ा फल क्या है तो बताओ लोडोसिया, जबकि विश्व का सबसे छोटा पुष्प क्या है तो बताओ बोल्फिया हो जाएगा। सबसे छोटा बीज क्या है तो बताओगे सबसे छोटा बीज क्या हो जाएगा, आर्किड हो जाएगा। सबसे छोटा बीज आर्किड का, ये चीजें याद कर रखना। सबसे बड़ा फूल कौन सा तो बताओगे, फल कौन सा तो लोडोसिया क्या है सबसे बड़ा फल है। ये चीजें आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों। क्लोरेला अधिक से अधिक कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, इसीलिए कहते हैं अंतरिक्ष यात्री क्या होते हैं, क्लोरेला को ही जो है अंतरिक्ष में लेके जाते हैं भोजन के रूप में। विश्व का सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा कौन सा है तो यूकेलिप्टस क्या है सबसे बड़ा आवृत बीजी पौधा होता है। विश्व का सबसे बड़ा वृक्ष कौन सा है तो बताओगे, और नग्न बीजी है, ये आवृत बीजी नहीं है, ये चीज याद करके रखना है। सिकोया क्या है विश्व का, इसे सिकोया को क्या बोलते हैं, ये क्या जीवित जीवाश्म के रूप में भी जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा जो है नग्न जीवी पौधा कौन सा तो बताओ सिकोया है। लेकिन आवृत बीजी आप बताओगे विश्व का सबसे बड़ा, तो आप दोनों में अंतर है तो यूकेलिप्टस। दोनों में अंतर करके इसको नोट कर लें या स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, अन्यथा आप इसको जरूर गलत दिया करेंगे आप इन दोनों को। विश्व का सबसे छोटे आकार का आवृत बीजी पौधा लेमना है, या जलीय आवृत बीजी जो भारत में पाया जाता है। कौन सा, लेमना क्या है भारत में पाया जाता है, ये चीजें याद कर रखना है। जलीय है, सबसे बड़ा सबसे छोटा आवृत बीजी दोनों को याद करके रखना है। विश्व की सबसे बड़ी पत्ती वाला पौधा विक्टोरिया रिजिया है, या भारत के बंगाल राज्य में पाया जाता है। जबकि विश्व का सबसे बड़ा नर यूज साइकस है, यह जो है एक प्रकार का नग्न बीजी पादप है। विश्व का सबसे बड़ा जीवित जीवाश्म क्या है तो बताओ साइकस है। और पौधों में सबसे छोटे गुणसूत्र शैवाल पाए जाते हैं। पौधों में सबसे बड़ा गुणसूत्र क्या है, ट्राइलियम जो है पाया जाता है। चलते हैं, ढाक या पलास के पौधों को जंगल की आग किसे कहते हैं तो ढाक या पलास को पौधों जंगल की आग कहा जाता है। ये दूर से देखने जैसे लगता है इसके पुष्प जो होते हैं जल रहे होते हैं, इसीलिए इसको जंगल की आग के नाम से। इसका पुष्प उत्तर प्रदेश का क्या है, राष्ट्रीय पुष्प का उत्तर प्रदेश का पुष्प है, ये चीज याद करके रखना है। दालचीनी पेड़ छाल से प्राप्त होता है, जबकि टेनिस जैसी गेंद की जो है कैंथ है। कॉफी देने वाले पौधे को कोफिया अरेबिका नाम से जाना जाता है, इसमें कैफीन पाया जाता है, जबकि चाय में क्या मुख्यतः थीन पाया जाता है। ये कि क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला, बस आप ध्यानपूर्वक देखें। कोको देने वाले पौधे को थियोब्रोमा के को कहा जाता है, इससे थियोब्रोमीन कैफीन होता है। अफीम देने वाले पौधे को पोपी या पेपोर सोमियनस कहा जाता है। सबसे बड़ी कोशिका वाला पौधा माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी यहाँ पर याद करना है, सबसे छोटी कोशिका वाला पौधा कौन सा है तो बताओगे माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम है। सबसे छोटा, बड़ी की जगह छोटा कर लेंगे। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। और सबसे बड़ा वैसे कौन सा हो जाएगा तो आप बताओगे सबसे बड़ा कोशिका वाला, तो आप बताओगे शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा हार्डबिचिया वैनेका है, सबसे बड़ी कास्ट, सबसे भारी कास्ट, इसका वजन जो होता है कास्ट का बहुत ज्यादा होता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1801 में लैबार्क तथा ट्रेवेनियस नामक वैज्ञानिक ने किया था, जबकि ल्यूवेन हॉक ने किस किया था तो बैक्टीरिया की खोज किसने, तो आप बताओगे ल्यूवेन हॉक ने किया था। एक एक चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला, बस चीजों को आप ध्यानपूर्वक देखते रहें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें प्यारे साथियों। आपको देखिए कितने जबरदस्त जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं, और आप प्लेलिस्ट में जरूर विजिट करके देखें प्यारे साथियों। बैक्टीरिया द्वारा रोग उत्पन्न करने वाली लक्षणों की खोज सर्वप्रथम किसने, तो बताओ रॉबर्ट कोच ने किया था। चलते, वायरस की खोज रूसी वैज्ञानिक शास्त्री इवान होस्की ने 1802 में किया था। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। देखिए 1665 में किसने, रॉबर्ट हुक ने किया था। 1883 में वनस्पति शास्त्री स्लाइडन ने जंतु विज्ञान के खा ने वैज्ञानिक की कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत। स्लाइडन तथा स्वान ने, यहाँ खा की जगह वैज्ञानिक ने, जो स्लाइडन और स्वान जो थे उन्होंने कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वाटसन और क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, और इस काम के लिए 1962 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा सर्वप्रथम किसने, तंत्र ट्रांसले याद करके रखना, तंत्र ट्रांसले ये 1945 में दिया था। जबकि अरस्तु ने अपनी हिस्टोरिका एनिमिलियम
में 500 जंतुओं का कितने वर्गीकरण, कितने जंतुओं का वर्गीकरण जो है अपने पुस्तक में किया, इन्होंने 500 जंतुओं का वर्गीकरण किया था। अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा, जंतु विज्ञान तथा जीव विज्ञान दोनों का जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया और उनके अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानुपाती के लक्षण होते हैं। ये चीजें याद कर रखना प्यारे साथियों। क्वेश्चन है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो आप बताओगे ह्यूगो डू ब्रिज द्वारा जो है उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना परसेंट होता है? 7% या 5 से 6 लीटर होता है। और इसका पीएच मान, रक्त तथा आंसू दोनों का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। खून के आंसू रोगे, तुम सब पढ़े नहीं हो, फेल हो गए, तो खून के आंसू, सच में खून के आंसू रोगे तो खून का पीएच मान 7 से 7 और 4 से 4 सच में चलते हैं। प्लाज्मा रुधिर का 60% भाग होता है, जबकि इसमें 90% है। देखो प्लाज्मा रुधिर में कितना 60% होगा, लेकिन 55 से 60%, लेकिन 90% इसमें क्या होता है? जल होता है। रुद्राणु का रक्त का कितना परसेंट होता है? तो प्लेट, तो आप बताओगे 40% होता है। ये चीज याद करके रखना है प्यारे साथियों। क्वेश्चन देखिए, मानव का पाचन तंत्र आहार नाल संबंधित ग्रंथियां मिलकर बनता है। आहार नाल की लंबाई 5 से 6 मीटर की होती है। एक सामान्य वयस्क में लगभग 120/80 मिमी पारे का स्तंभ बराबर होता है। मतलब कहते हैं रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80। वायु का वह आयतन जो एक बार सांस लेने पर शरीर में प्रवेश करता है टाइटल वॉल्यूम कहलाता है। क्या आप बताएंगे? टाइटल वॉल्यूम कहलाता है। एक बार सांस लेने में प्रवेश करता है उसे टाइटल वॉल्यूम, या 500 मिली होता है। कितना? 500 मिली होता है। ये चीजें याद करके रखना है। चलते हैं, प्रोस्टेटा का नाम कल्पना 1866 में जर्मन वैज्ञानिक एच.सी. हुइकल ने उन जीवधारियों के लिए किया था जो तो ना तो स्पष्ट रूप से पौधे हैं ना तो जो जंतु हैं, उन्हें प्रोस्टेटा कहा जाता है। चलते हैं, एकलर ने 1883 में वनस्पति जगत का वर्गीकरण निम्न रूप में किया। तो शैवाल, बरोफाइटा, टेरिडोफाइटा तथा कवक और जीवाणु के रूप में किया। अब इसमें इसको शाखाएं जान लेते हैं, वनस्पति विज्ञान की शाखाएं। देखो एग्रोस्टोलॉजी क्या कहते हैं? घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है। जबकि एल्गोलॉजी किसे कहते हैं? तो आप बताओ। शैवाल का अध्ययन एल्गोलॉजी कहा जाता है। इसे शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जबकि कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी के नाम से जाना था। एनाटॉमी क्या है? आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप बताओगे एनाटॉमी कहलाता है। जबकि एंथोलॉजी क्या है? पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। जबकि बैक्टीरियोलॉजी किसे? बैक्टीरिया के अध्ययन को। और ब्रायोलॉजी कैसे? ब्रायोफाइटा का अध्ययन। देखिए बड़ा आसान, याद करो, ब्रायोलॉजी ब्रायोफाइटा। बायोमेट्रिक्स जीव वैज्ञानिकों के परीक्षणों को गणितीय विवेचन क्या कहलाता है? बायोमेट्रिक्स कहलाता है। चलते हैं, अब कैसिडियोलॉजी। कैसिडियोलॉजी क्या है? पादप के रोगजन्य गांठों, पादप के कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है? कैसिडियोलॉजी का। साइटोलॉजी आप जानते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या है? साइटोलॉजी। जबकि डेंड्रो द्वारा जो है वृक्षों की आयु ज्ञात की जाती है, डेंड्रोलॉजी द्वारा जो है। जबकि डेंड्रोक्रोनोलॉजी है, कोनोलॉजी है। जबकि डेंड्रोलॉजी वृक्ष तथा झाड़ियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? दोनों में अंतर देखिए। डेंड्रोलॉजी मीन्स होता है वृक्ष तथा झाड़ियों का अध्ययन, और डेंड्रोक्रोनोलॉजी मतलब वृक्षों की आयु। क्रोनो जहां शब्द लग जाए मतलब आयु की बात होती है, यहाँ क्रोनो लगा हुआ, कोनो नहीं क्रोनो लगना चाहिए था वहां पर। इकोलॉजी का मतलब क्या है? पौधों के वातावरण से संबंध का अध्ययन होता है। और इकोनॉमिक बॉटनी क्या है? आर्थिक महत्व। इकोनॉमिक आप जानते हो अर्थशास्त्र होता, तो आर्थिक महत्व के पौधों का अध्ययन कहलाता है, इकोनॉमिक अध्ययन कहलाता था। एम्ब्रियोलॉजी मतलब युग्मकों को निर्माण, निषेचन, भ्रूण और परिवर्धन के अध्ययन को बोलते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब बच्चा जिसमें पल रहा होता है, उसी को कहते हैं छोटा। एथनोबॉटनी क्या है? आदिवासी द्वारा पादप का उपयोग का अध्ययन करना जो है एथनोबॉटनी कहलाता है। सजीवों के विकास का प्रक्रम का अध्ययन क्या करते हैं? एवोल्यूशन कहलाता है। जबकि एक्सोबायोलॉजी का मतलब अन्य ग्रहों पर संभावित जीवन का उपस्थिति का अध्ययन क्या कहलाता है? एक्सोबायोलॉजी कहलाता है। अब बात होती है फ्लोरिकल्चर, मतलब होता है सजावटी पुष्पों का अध्ययन को बोलते हैं फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। जबकि फॉरेस्ट्री मतलब वनों का अध्ययन होता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब कृत्रिम जीन के निर्माण एवं स्थानांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। और जेनेटिक्स मीन्स क्या है छात्रों? तो अनुवांशिक एवं विभिन्नताओं का अध्ययन क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। जेरोंटोलॉजी मतलब आयु के साथ जीवों के होने वाले परिवर्तन का अध्ययन जेरोंटोलॉजी कहलाता है। जबकि हेरिडिटी मतलब क्या होता है? पैतृक लक्षणों का संतति में पहुंचने का अध्ययन क्या बोलते हैं? तो हेरिडिटी कहलाता है। हिस्टोलॉजी क्या है? ऊतकों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी। जबकि आपको बताएं साइटोलॉजी जो है कोशिका के अध्ययन को कहते हैं।
लाइकेनोलॉजी क्या है, लाइकेन का अध्ययन, जबकि लिम्नोलॉजी में झीलों एवं अलवड़ीय जलीय पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो लिम्नोलॉजी कहलाता है। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब सूक्ष्म जीवों का अध्ययन कहलाता है, जबकि मॉर्फोलॉजी मीन्स होता है पादप का आकारीय संरचना को क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन है, माइकोलॉजी मीन्स होता है कवक या फफूंद का अध्ययन, जबकि माइकोप्लाज्मोलॉजी क्या कहलाता है, माइकोलॉज्मा का अध्ययन, जबकि निमेटोलॉजी मतलब निमेटोड के पादपों का संबंध का अध्ययन कहलाता है। पेलियोबॉटनी मतलब पादप जीवाश्मों का अध्ययन पेलियोबॉटनी कहलाता है। और पेलिनोलॉजी मीन्स पराग कणों का अध्ययन नेक्स्ट देखिए, कहा गया कि पैथोलॉजी मीन्स क्या होता है, पादप के रोगों या कहते हैं मानव के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बताओ पैथोलॉजी कहलाता है। जबकि पेडोलॉजी मीन्स क्या आता है, पैर साथ पेडोलॉजी आप लोग जानते हैं सामान्य वर्ड है, मृदा संबंधी अध्ययन को बोला जाता है पेडोलॉजी। जबकि पैरासिटामोलॉजी क्या है, पोषिता एवं परजीवियों के संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेरिसिटोलॉजी कहलाता है। पैरासिटामोल में समझिएगा। फाइकोलॉजी मीन्स क्या है, तो शैवालों का अध्ययन। और माइकोलॉजी मीन्स होता है कवकों का अध्ययन। अभी देखा एक मिला था, नेक्स्ट ऊपर मिला होगा आपको, देखिए सबसे पहले क्या मिला था आपको, एल्गोलॉजी मीन्स होता है भी शैवालों का अध्ययन होता है। ये चीज़ें याद करके रखना है आपको, फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए चीज़ों को रोक के, फिर हम देखते हैं चलते हैं। लाइकेनोलॉजी तो हो गया, क्या है लाइकेनोलॉजी मीन्स क्या होता है प्यारे साथियों, तो होता है ऊतकों का अध्ययन, जबकि लाइकेनोलॉजी मीन्स क्या होता है, लाइकेन का अध्ययन होता है। और लिम्नोलॉजी मीन्स झीलों तथा अलवड़ीय जलीय पादप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप बताओगे लिम्नोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी मीन्स क्या प्यारे साथियों, तो बताओ सूक्ष्म जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। जबकि मार्फोलॉजी क्या कहलाता है, पादपों का आकारिकीय संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है, मार्फोलॉजी। जबकि माइकोलॉजी मीन्स क्या है प्यारे साथियों, बताओ कवकों या फफूंदों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बताओगे माइकोलॉजी कहलाता है। और माइक्रोप्लाज्मोलॉजी क्या कहलाता है, माइकोप्लाज्मा का अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोप्लाज्मोलॉजी। जबकि निमेटोलॉजी मीन्स होता है निमेटोड का अध्ययन कहलाता है। पेलियोबॉटनी मीन्स होता है पादपों के जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो बताओ पेलियोबॉटनी कहलाता है। जबकि पेलिनोलॉजी क्या है, तो पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पराग कणों का अध्ययन जो है पेलिनोलॉजी। जबकि पैथोलॉजी अभी बात हो चुकी है, पेलिनोलॉजी मीन्स पादप के रोगों का उपचारों का अध्ययन क्या कहलाता है। अब बात करते हैं पेडोलॉजी वगैरह बात हो चुकी, पैरासिटोलॉजी की, फाइकोलॉजी की भी हो चुका, रिवीजन मैंने कुछ का करवा दिया है। अब बात करते हैं फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी औषधीय के पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, फार्मेकोलॉजी कहलाता है। जबकि फिजियोलॉजी मीन्स होता है विभिन्न पादप की जैविकीय क्रियाओं का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फिजियोलॉजी। जबकि पोमोलॉजी मीन्स होता है फलों का अध्ययन। और टेरिडोलॉजी मीन्स टेरिडोफाइट का अध्ययन होता है, टेरिडोलॉजी। देखिए फाइटोजियोग्राफी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पौधों के वितरण एवं उनके कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फाइटोजियोग्राफी कहलाता है। स्पेस बायोलॉजी क्या कहलाता है, अंतरिक्ष तथा वायुमंडल से संबंधित पादप का अध्ययन क्या कहलाता है, तो स्पेस बायोलॉजी कहलाता है। स्पर्मोलॉजी बीजों का अध्ययन, ये तो आसान था, स्पर्म मीन्स ही होता है बीज। और टेक्सोनॉमी क्या है, पादप का वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहता है, टेक्सोनॉमी। वायरोलॉजी मीन्स होता है वायरस का अध्ययन, वायरोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री सजीवों में कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री। जबकि रेडिएशन बायोलॉजी यानी विभिन्न विकिरणों का पादप पर प्रभाव व उत्परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है, आप बताओगे। उत्पत्ति का अध्ययन रेडिएशन बायोलॉजी कहलाता है। फाइटोजियोग्राफी क्या है, भौतिक सिद्धांतों का पादप उपापचय के महत्वपूर्ण अध्ययन को क्या कहते हैं, तो बताओगे फाइटोजियोग्राफी। इसमें आप एग्रोनॉमी क्या है, तो फसली पादपों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको एग्रोनॉमी याद कर लिख के रखिए। और उसके बायोटेक्नोलॉजी कहलाता प्रोटोप्लास्ट में पृथक्करण एवं संवर्धन का अध्ययन। अब बात आती है यहाँ पर हॉर्टिकल्चर, इसमें हॉर्टिकल्चर इंपॉर्टेंट है। फल सब्जियों में उद्यान पादपों का संवर्धन का अध्ययन क्या कहलाता है, फल सब्जियों और उद्यान पादपों का, फल भी सब्जी भी और उद्यान जो उद्यान में बैठा है उसे क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अब इसमें से और ज्यादा कौन सा इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियोलॉजी बायोलॉजी क्या, न्यूक्लिक अम्लों का अध्ययन। जबकि प्लांट ब्रीडिंग क्या था, उपयोगी पादपों का किस्मों को सुधारने के लिए जो प्लांट बायोलॉजी। अब टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से कोतकों का संवर्धन क्या करता है, टिश्यू कल्चर। अब सिल्वी कल्चर, इसमें देख लीजिए सिल्वी कल्चर क्या होता है, वनीय वृक्षों के और उत्पादकों संवर्धन का अध्ययन क्या करता है, वनों का संवर्धन क्या कहलाता है, सिल्वी कल्चर कहता है। हिस्टोकेमिस्ट्री को इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन चलते हैं। अब बात करते हैं वनस्पति विज्ञान संबंधी जो है विभिन्न शाखाओं के बारे में का जनक जाल देख लेते हैं। बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया था, तो बताओ जो गंगा में बैक्टीरियोफेज पाया था उसकी खोज जो है टॉर्टस हिडेरिन ने किया था। जबकि वर्गीकी का पिता किसे, कार्लोस लिनियस को वर्गीकी का पिता कहा जाता है। अनुवांशिकी का पिता किससे, आप बताओगे,
ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, जबकि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के पिता वार्न वेयर का कहा जाता है। दोनों को याद तो देखिए, आनुवंशिक विज्ञान के पिता तो आप मेंडल तो जानते हैं, लेकिन भ्रूण विज्ञान जब कहेगा तो वार्न मेयर। आपको पादप रोग विज्ञान के जनक कौन है, तो एजे बटलर हैं। जबकि पादप क्रिया विज्ञान के पिता कौन है, तो स्टीफन हिल्स हैं। जबकि व्यक्ति वृत्ति से जाति वृत्ति की पुनरावृत्ति के नियम के जनक कौन है, तो अर्नेस्ट हैकल हैं। सुजनिकी के पिता कौन है, तो फ्रांसिस गाल्टन क्या है, सुजनिकी के पिता हैं। चलते हैं, सूक्ष्म जैविकी के पिता कौन है, सूक्ष्म जैविकी के पिता क्या है, तो बताओ लुई पास्चर हैं। और प्रतिरक्षा विज्ञान के पिता बताओगे एडवर्ड जेनर हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते पैसा तो जीवाणु विज्ञान के पिता कौन है, तो बताओ रॉबर्ट कोच क्या है, तो बताओगे जीवाणु विज्ञान के पिता हैं। जबकि वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है, थियोफ्रेटस हैं। जबकि इकोसिस्टम के जनक कौन है, इकोसिस्टम में बात हो चुकी है, तो बताओगे ट्रांसले हैं। अब बात करते हैं कुछ विशेषताओं से युक्त पौधों के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म वाला पौधा कौन सा है, अभी बात हो चुकी है, यानी आवृत बीजी जिसे कहते हैं, क्या बताओगे, यूकेलिप्टिस है। लेकिन आवृत बीजी सबसे छोटा पौधा कहेगा तो लेमना है। आवृत बीजी में तो होता है, आवृत बीजी मीन्स इसी को बोलते हैं एंजियोस्पर्म। सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म मीन्स क्या है, तो आप बताओगे यहाँ पर साइकस जाइगोटिया कह सकते हो। सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म पौधा कौन है, जामिया पिग्मिया है, अभी बात पहले भी हो चुकी है। सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा है, तो डायोसिनिया है। सबसे छोटा ट्रेडोफाइटा कौन सा, तो एजोला है। एजोला से क्या होता है, डीजल प्राप्त किया जाता है। सबसे अधिक गुणसूत्र वाला पौधा अभी आप ही ग्लोसिस का बात हो चुकी है, कितना 1266 होते हैं। जबकि सबसे छोटे गुणसूत्र वाला पौधा हेप्लोकस ग्रेसिलिस हो चुका है। जड़ विहीन एंजियोस्पर्म कौन सा, तो अब बताओगे एल्ड्रोबेंडा है। सबसे कठोर कास्ट अभी बात हो चुकी है, क्रोमोलगोथसलस है। पर क्या है, पर रो रहित पादप कौन सा, तो बताओ राइजोफोरा है। सबसे लंबी जड़ वाला पौधा कौन सा, तो बताओ एरिनोसिना डिजिटेटा है। चलते हैं, सबसे अधिक आयु वाला पौधा कौन सा, तो बताओगे सबसे अधिक आयु वाला पौधा कौन सा, पियूरे मांडी है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ा आर्किड कौन सा, सबसे बड़ा आर्किड जो है ग्रोमेटोफाइलोसिस है। जबकि सब पुष्प कौन सा है, तो बताओगे फ्रेमीपीडियम डायटेटम है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो बार बार रिपीट होते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं, और सबको पढ़ लेना। सबसे बड़ी पत्ती वगैरह कभी नहीं था। सबसे बड़ा पुष्प आता ही रेफ्लेसिया है। सबसे छोटा पादप पुष्प कौन सा, वुल्फिया है। सबसे बड़ा बीज कौन सा, तो लोडोसिया है, लोडोकिया है, लोडोसिया होना चाहिए। सबसे बड़ा फल भी किसका होता, तो लोडोसिया का ही होता है। अब इसमें और चीजें नहीं आती कि सबसे छोटा बीज कौन सा, आर्किड है। सबसे सूक्ष्म पादप बीज कौन सा, तब भी आर्किड है। सबसे पादप कोशिका किसका, सबसे छोटा तो बताओ माइकोप्लाज्मा की है। और सबसे बड़ा पादप अंडा कौन सा, तो अंड कौन सा, तो बताओ साइकस का है। सबसे बड़ा पुमंग किसका है, तो साइकस का है। सबसे छोटा क्रोमोसोम किसका है, तो शैवाल का। सबसे बड़ा बीजांड किसका, तो बताओ साइकस का है। अब जंतु विज्ञान की कुछ शाखाओं के बारे में बात कर लेते हैं। चलते हैं, एनाटॉमी में क्या, शरीर के विविध अंगों का विच्छेदन द्वारा प्रदर्शित सकल संरचना का अध्ययन करते हैं। जबकि एंजियोलॉजी में सब प्रसंचरण तंत्र का अध्ययन कहलाता है। जबकि एरोबायोलॉजी मीन्स होता है उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन। जबकि एंथोलॉजी मानव जात के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन। इसमें से कुछ चीजों का इंपॉर्टेंट उसको बता देता हूँ। अब इकोलॉजी इसमें आपको याद कर लेना है। और साइटोलॉजी तो बात हो चुकी है, कोशिकाओं के बहुमुखी अध्ययन होता है। और उसके बाद इकोलॉजी में तो सजीव के निर्जीव के वातावरण के जीवों के विविध संबंधों का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। अब इसमें से कुछ चीजें अभी बात में करता हूँ, कौन कौन सा। यूजेनिक्स आपको याद करना, एम्ब्रियोलॉजी तो बात हो ही चुका है। अब यहाँ पर आप बात कर, आप पढ़ना चाहें जैसे कुछ ही चीजें इंपॉर्टेंट है। देखिए एंजाइमोलॉजी मीन्स होता है एंजाइम के अध्ययन, उत्प्रेरकों का अध्ययन कह सकते हो। जबकि एंटोमोलॉजी मीन्स कीटों का अध्ययन बहुत बार आया हुआ है। जेनेटिक के बारे में तो जानते हैं, जीन जीव के आनुवंशिक लक्षण एवं इनकी वंशागति का अध्ययन क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। हिस्टोलॉजी तो आपने देखा है कि सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों की भौतिक संरचना जहाँ कहते हैं, हिस्टोलॉजी मीन्स होता है ऊतकों का अध्ययन कह सकते हो। जबकि हिमेटोलॉजी मीन्स होता है रुधिर और रुधिर के रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है, हिमेटोलॉजी कहलाता है। जबकि हेलमेंथोलॉजी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं हर्पेटोलॉजी, उभयचरियों के सरीसृपों का अध्ययन है, हर्पेटोलॉजी का था। इक्थियोलॉजी में तो होता है मछलियों का अध्ययन। और इम्यूनोलॉजी मीन्स होता है संक्रमण के विरुद्ध जो है जंतु शरीर को प्रतिरोधक के उद्धान कहलाता है। अब कुछ चीजें आपको पढ़ लेना, और जिसमें जो इंपॉर्टेंट होगा वही बात मैं करूंगा।
अब होती है मॉर्फोलॉजी, क्या है, जंतुओं की आकृति एवं संरचना का अध्ययन क्या कहता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। जबकि मायोलॉजी क्या है, तो बताओ पेशियों का अध्ययन को क्या बोलते हैं, मायोलॉजी कहलाता है। ममेलोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन ममेलोलॉजी कहलाता है। अब इसमें से बात कर लेते हैं, यहाँ पर आता है, आप पढ़ना चाहें तो सभी को पढ़ सकते हैं। माइक्रोबायोलॉजी मीन्स होता है सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। न्यूरोलॉजी मीन्स होता है तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, न्यूरोलॉजी कहलाता है। कुछ ही को आपको याद करना है। ऑस्टियोलॉजी क्या है, तो हड्डियों का अध्ययन कह सकते हो, या कंकाल तंत्र का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। आर्गेनोलॉजी क्या है, अंग विज्ञान का अध्ययन। जबकि आर्निथोलॉजी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्षियों का अध्ययन का बहुत बार पूछा गया है। चलते ही नेक्स्ट देखते प्यारे साथियों। अब आती है आर्थियोलॉजी में होता सांप सर्पों का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है आर्थियोलॉजी। और फिजियोलॉजी में तो शरीर के विभिन्न भागों के कार्य एवं कार्य विधियों का अध्ययन क्या कहलाता है, फिजियोलॉजी कहलाता है। जबकि पैरासिटोलॉजी देखिए परजीवी जीवों का अध्ययन कहलाता है। जबकि पैथोलॉजी रोगों की प्रकृति लक्षणों का कारणों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी। आपने जहाँ पर जांच होता है रोग का वहाँ पैथोलॉजी लिखा रहता है, आपने बहुत बार देखा होगा। अब इसमें जो भी चीजें हैं, प्रोटोजोलॉजी आप याद करें। रेडियोलॉजी क्या है, जीव के विकिरण प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है, रेडियोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पर सार्कोलॉजी क्या है, पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है, सार्कोलॉजी कहलाता है। ये चीज याद करके रखना है। और सिंडोस्मोलॉजी मीन्स कंकाल के संधियों का, जहाँ कंकाल जुड़े होते हैं उसके अध्ययन को बोलते हैं सिंडेस्मोलॉजी कहलाता है। सीरोलॉजी क्या है, रुधिर सीरम का अध्ययन, सीरोलॉजी आसानी से याद कर सकते हो। टेक्नोलॉजी मीन्स आप टेक्टोलॉजी मीन्स होता है शरीर की रचना का संगठन का अध्ययन क्या कहलाता है। जबकि टेटोलॉजी क्या है, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है, टेटोलॉजी कहलाता है। दोनों टेक्टोलॉजी और टेटोलॉजी दोनों को याद स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है, क्योंकि कन्फ्यूजिंग वाले क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। और इसमें से कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए किसमें आप पढ़ना चाहें तो कह सकते हैं जियो ज्योग्राफी का पृथ्वी के जंतुओं के विवरण का अध्ययन। जबकि पेलियो एंटोलॉजी क्या है, जीवाश्मों का अध्ययन, ये इंपॉर्टेंट है बस। साइकोबायोलॉजी आप जंतुओं के मनोवृत्ति का अध्ययन, साइकोलॉजी कहलाता है। साइकोबायोलॉजी या साइकोलॉजी कह सकते हैं। अब विभिन्न शाखाओं के जनक के बारे में जान लेते हैं। सभी जनक आपको याद नहीं करने, कुछ ही के। जंतु विज्ञान तथा जीव विज्ञान का आपको रस्तु याद करना है। और चिकित्सा विज्ञान के जनक आप कौन है तो बताओगे, हिप्पोक्रेटस है। जबकि फिर कहा जाए यही कि अनुवांशिकी के जनक कौन है, भी ग्रेगर जार्मेंडल आपने देख ही लिया। सूक्ष्म जैविकी का अध्ययन कौन है बताओ, लुईस पाश्चर है। प्रतिरक्षा विज्ञान है, इम्यूनोलॉजी का अध्ययन कौन है तो बताओगे, एडवर्ड जेनर है। और चेचक के टीके खोज भी इन्होंने ही किया था। और जीवाणु विज्ञान के अध्ययन कौन है तो बताओगे, जीवाणु विज्ञान के जनक आप है रॉबर्ट कोच है। ये चीजें याद करके रखना है। और विकिरण अनुवांशिकी जनक कौन है तो एजी मुलर है। अब इसमें से कौन इंपॉर्टेंट, देखिए आधुनिक अनुवांशिकी का आप जो आपको मन करे रोक के पढ़ने, लेकिन हम इंपॉर्टेंट की चर्चा करेंगे। आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कौन है तो बताओ वाटसन है। और जिरोंटोलॉजी मीन्स क्या है, जिरोंटोलॉजी के अध्ययन क्या है, किसने किया था, जनक कौन है तो वाल्डिमियर कोरेन्चेव्स्की है। जबकि आधुनिक शारीरिकी के जनक कौन है तो एड्रियस हैं। अब इसमें बात करते रुधिर प्रसंचरण तंत्र के आपको याद करने लगा, विलियम हार्वे। और उसके बाद रुधिर वर्ग की खोज किसने तो लैंड स्टीनर वीनर ने किया था। वर्गीकी के जनक कैलियस, ये इंपॉर्टेंट है। और जीवाश्म विज्ञान के कौन है, लियोनार्डो दा विंची हैं जीवाश्म विज्ञान के। जबकि आधुनिक भ्रूणिति की जनक कौन है, कार्ल ई वान मेयर हैं। उत्परिवर्तनवाद के कौन है, ह्यूगो ड्यूब्रिज हैं। जबकि सुजनिकी के जनक कौन है तो बताओगे, फ्रांसिस गाल्टन है सुजनिकी के जनक, सुजनिकी। और वही के माइक्रोस्कोपी के अध्ययन क्या है, मार्सेली मालपीजी हैं। जबकि एंड्रोक्राइनोलॉजी के अध्ययन थॉमस एडिसन। ये सब चीजें याद करना है। अब विचित्रताएं आपको याद कर लेना है चीजों को। सबसे बड़ा स्तनी कौन सा, सबसे बड़ा स्तनी आप जानते हैं बिली होल सबसे बड़ा स्तनधारी है। और सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन सा तो अफ्रीकन हाथी है। सबसे बड़ा स्थलीय जब कहा जाएगा तब आपको अफ्रीकन हाथी। सबसे बड़ा मोलस्क कौन है तो कीटोडर्म है सबसे बड़ा। और सब आदि प्राइमेट क्या है, सबसे आदि प्राइमेट क्या है, लाइमर क्या है, सबसे आदि प्राइमेट है, सबसे पुराने प्राइमेट से कह सकते हैं। सबसे छोटा जीवित पक्षी कौन सा है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी तो शुतुरमुर्ग है। सबसे बड़ा जीवित सर्प कौन सा तो अजगर क्या है, सबसे बड़ा जीवित सर्प। सबसे बड़ा कपी कौन है, गोरिल्ला है। और सबसे बुद्धिमान कपी कौन था तो चिंपैंजी क्या है, सबसे बुद्धिमान कपी है। सबसे छोटा कपी है गिब्बन, आपको याद करके रखना है। जरायु छिपकली कौन है तो बताओगे, फ्रायनोसोमा है। चलते सबसे बड़ा मेढक कौन सा, सबसे बड़ा मेढक आप बताओगे, राना गोल्थिस क्या है, सबसे बड़ा मेढक है। जबकि सबसे बड़ा मोलस्क कौन सा तो बताओ, दैत्य स्क्विड है। सबसे बड़ा सीपी कौन सी तो ट्राइटेडकना है। और सबसे बड़ा ग्रेस्टोपार्ड क्या है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार आप देख लेंगे, इस चीजें आपकी समाप्त हो जाएंगी ये सब समस्याएं।
अब यहाँ पर सबसे छोटी, अब इसमें इंपॉर्टेंट है, सबसे छोटी पक्षी हमिंग बर्ड, इसी को गुंजन पक्षी के नाम से जाना जाता है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? कोशा मतलब कोशिका, आप बताओगे तंत्रिका कोशिका है। सबसे आध हेलमिंथीज को तो प्लेनेरिया, इसमें हेलमिंथीज वगैरह कभी नहीं जल्दी पूछे जाते। सबसे बड़ी अस्थि आप जानते हो, सबसे छोटी अस्थि स्टबीज, सबसे बड़ी हड्डी आप जानते हो कौन सा? फीमेल होती है। सबसे व्यस्त अंग हृदय होता है। सबसे आदि आर्थ्रोपोडा कौन सा? पेरिपेटस है। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन था? टर्टल। सबसे जीवित सरीसृप, सबसे बड़ा सरीसृप कौन था? तो टर्टल। ये इंपॉर्टेंट आपको करना है, इसकी शॉर्ट जरूर लेना है इसका, जीवित सरीसृप टर्टल आपको। सबसे बड़ा जीवाश्म सरीसृप कौन सा? तो जेंटोसोरस है। सबसे बुद्धिमान होमोनिड कौन सा? होमो और ह्यूमन आपको कहा था। सबसे बड़ा होमोनिड कौन सा है? तो बताओ, मनुष्य सबसे बड़ा होमोनिड है। सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी कौन सा? तो सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी आप बताओगे चीता है। सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा? देखिए पक्षी वाला कई बार आया हुआ है, तो आप इसका उत्तर क्या बताओगे? साइनोटेल्ड स्विफ्ट। आप केवल स्विफ्ट आप याद करोगे तब भी काम बन जाएगा आपका। सबसे आद्य स्तनी, सबसे पुराना स्तनी कौन सा? तो बताओ एकेडिना क्या है? ये अंडे देता है और दूध पिलाता है, तो ये स्तनी सबसे छोटा है। अंड प्रजनन स्तनी कौन सा? डकबिल प्लेटिपस की भी है, दोनों है, एकेडिना और प्लेटिपस दोनों क्या है? अंडा भी देते हैं और स्तनी भी है। अंड जरायुज स्तनी कौन सा? तो सबसे बड़ा अंड जरायुज क्या है? तो कंगारू है। सबसे छोटा उड़न ही बिना उड़ने वाला पक्षी कौन सा? सबसे छोटा तो कीवी हो जाएगा। अब बात करते हैं जरायुज मस्त कौन सा? ये सब नहीं पूछा जाता, लेकिन आप चलना चाहें तो कुछ चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए विषैली छिपकली पूछा जाता है, तो सबसे हेलोडर्मा याद करके रखना है, सबसे विषैली छिपकली। और उसके बाद सबसे ऊंची स्तनी आपको जिराफ याद करके रखना है। सर्वाधिक विषैली मछली आपको स्टोन फिश या पासार फिश के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ा विषाणु आप जानते हो पॉक्स विषाणु, चिकन पॉक्स वाला है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत हो जाएगी। सबसे बड़ी अस्थि कौन सी? तो फीमेल। सबसे बड़े पेड़ा पेशी, बड़ी पेशी कौन सी? तो ग्लूसमस मैक्सिमस है। ये चीज़ याद करके रखना है। अब बात करें सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा जंतु के बारे में बात कर लेते हैं। ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट साबित, बस आप बने रहें। सबसे बड़ा वर्तमान जंतु कौन सी है? तो आप बताओगे नीली व्हेल सबसे बड़ा वर्तमान जंतु है। सबसे छोटा जंतु कौन सा? तो अमीबा क्या है? सबसे छोटा है। और सबसे बड़ा स्थलीय जंतु कौन सा? तो बताओगे अफ्रीकी हाथी है, कह सकते हो। सबसे बड़ी मछली कौन सी? तो ब्लू व्हेल है, व्हेल शार्क कह सकते हो। सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा? चुचुंदर सबसे छोटा स्तनधारी है। ये चीजें याद करें। सबसे बड़ा अकशेरुकी जंतु कौन सा? तो दैत्याकार सिकेड है सबसे छोटा। सबसे छोटी मछली कौन सी? तो गोभी मछली क्या है? सबसे छोटी मछली है। सबसे बड़ा पक्षी कौन सा? तो शुतुरमुर्ग है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा? तो बताओ हमिंग बर्ड है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब अवास्तविक मछलियों के बारे में जान लेते हैं, यानी मछली नहीं है लेकिन इसमें फिश। व्हेल फिश स्तनधारी है ये। क्रे फिश क्या है? तो आर्थ्रोपोडा है। कटल फिश क्या है? तो मोलस्का है। डेविल फिश लगा लेकिन फिश है नहीं, ये भी मोलस्का है। जेली फिश क्या है? सेलेंटेटा है। और सिल्वर फिश क्या है? तो बताओगे इंसेक्टा है। स्टार फिश क्या है? तो बताओ इकाइनेटोडर्मेटा है। जबकि रेजर फिश क्या है? मोलस्का। ये चीज़ आपको पूरी स्क्रीन, ये मछलियाँ फिश लगा हुआ लेकिन फिश है नहीं, इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले। वास्तविक मछली के बारे में बात कर लेते हैं। डॉग फिश। डॉग फिश क्या है? तो बताओगे वास्तविक मछली है ये, इसको स्कोलिड यॉन के नाम से जाना जाता है। अश्वमीन क्या है? तो ये हिप्पोकैटस को अश्वमीन के नाम से जाना जाता है। फुसफुस सीन क्या है? इसको प्रोस्पेटस, ये फुसफुस मीन है। बाघ मीन भी की है वास्तविक मछली, स्ट्रोगोस्ट्रा नाम से जाना जाता है। ग्लोब मीन के ये सेकंड नाम को जो कह सकते हो एक प्रकार का है। इसमें आपको विद्युत मीन के बारे में जानना है। विद्युत मीन का टारपीडो है, ये बिजली उत्पन्न करने वाली जो है मछली है। अब इसमें उड़न मील के बारे में जान लेता है। 100 सीटर है। जबकि मच्छर खाने वाली मछली गैम्बूसिया है बस। और मूस मीन क्या है? तो काइमिस है। ये चीजें याद करके रखना है। अब मानव शरीर के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। मानव शरीर की विशेषता, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? तो फीमर है। जबकि सबसे छोटी हड्डी कौन सी? तो सबसे छोटी हड्डी आप बताओ स्टेपीज है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? तो आप बताओ यकृत है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड है। और सबसे बड़ी कोशिका कौन सी? तो न्यूरॉन कोशिका है। सबसे बड़ी धमनी कौन सी? तो एब्डोमिनल अरोटा क्या है? सबसे बड़ी धमनी है। सबसे बड़ा सिरा कौन सा? सबसे बड़ा सिरा इंफीरियर वेना कावा है। जबकि सबसे लंबी तंत्रिका कौन सा? तो सियाटिक जो है क्या सबसे लंबी तंत्रिका है। सबसे बड़ी पेशी कौन सी? तो ग्लूटिकल मैक्सिमस क्या है? सबसे बड़ी पेशी। ये चीज याद करके रखना। सबसे छोटी पेशी कौन सा? तो स्टेपिएटियस है, कान में पाई जाती है। स्टेपीज हड्डी कह सकते हो उसके।
अब बात करते हैं सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा। सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण कौन सा है, तो मोनोसाइट है। जबकि सबसे अधिक पुनर्धवन क्षमता यानी कि सबसे अधिक कहते हैं उसमें रीजनरेशन पावर यानी रिपेयरिंग पावर किसमें, यकृत या लीवर में पाया जाता है। चलते हैं, सबसे कम पुनर्भवन क्षमता किसमें, मस्तिष्क के उसका न्यूरॉन में पाई जाती है। सबसे बड़ा अंग कौन सा है, त्वचा है। सबसे व्यस्त अंग कौन सा, हृदय है। सबसे पतली त्वचा कौन सा, तो कंजक्टिवा आंख में पाई जाती है सबसे पतली त्वचा है। संपूर्ण शरीर का रक्त का कितना परसेंट होता है, तो 5 से 6 लीटर और परसेंट में 7% होता है। सामान्य रक्तचाप कितना, 120/80 mmHg होता है। आरबीसी की संख्या पुरुषों महिलाओं में होती है। पुरुषों में 5.5 से 5.5 मिलियन, जबकि महिलाओं में 4.5 मिलियन क्यूबिक होता है पर एमएम। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। आरबीसी का जीवन काल कितना है, 120 दिन, जबकि डब्ल्यूबीसी का 2 से 5 दिन होता है। देखिए लिखा गया है। श्वेत रक्त कणों का सामान्य काउंट कितना, 5,000 से 10,000 क्यूबिक एमएम होता है, जबकि आरबीसी का जीवन काल 2 से 5 दिन होता है। बात हो चुकी। बैसोफिल्स की कितना होना चाहिए, देखिए आपने जब ब्लड चेक कराइए तो उसमें सब चीज़ें लिखी रहती है। 2.5 से 1% होता है बैसोफिल ब्लड में। इसिनोफिल कितना, 1 से 3% होता है, जबकि मोनोसाइट कितना 3 से 8% होता है, जबकि न्यूट्रोफिल्स कितना 40 से 70% होता है। ये चीज़ें आपको याद रखना है जब आप ब्लड चेक कराते हैं। तो इसिनोफिल, बेसोफिल, मोनोफिल इन सब के बारे में पता होता है। लिम्फोसाइट कितना 20 से 25% होना चाहिए। और रक्त प्लेटलेट काउंट कितना आपको पता था होना चाहिए, 20,000 से 40,000 प्रति क्यूबिक एमएम होना चाहिए। इससे अब 20,000 2 लाख से कम होता है तो समझ लीजिए गड़बड़। 20,000 मैंने पढ़ दिया, तो 2 लाख से कम है तो समझ लीजिए गड़बड़ है। डेंगू रोग में प्लेटलेट की ही कमी हो जाती है। हीमोग्लोबिन में पुरुषों और महिलाओं की संख्या कितना, 40 से 16 पुरुषों में होता है, महिलाओं में 12 से 14 होना चाहिए था। सर्वदाता रक्त समूह वो है, जबकि सर्वग्राही क्या था बताओ, ए बी है। समान रक्त का तापक्रम कितना, 9.8 यानी 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में 37 या 36.9 कह सकते हो। स्वतंत्र दर कितनी होती है, वैसे 17 मान लेते हैं, लेकिन यहाँ 16 से 20 कहा गया तो ये भी करेक्ट है। और वैसे औसतन कितना, 117 प्रति मिनट होता है। दंत सूत्र क्या है, 21-23/21-23। टोटल कितने हो जाएंगे, दोनों ऊपर नीचे जोड़ोगे तो 32 लिखा है, तो यहाँ आपको कितना, 20 की जगह आपको यहाँ 32 लिखना है। देखिए 21 सब में 2 का गुणा होगा, 2, 1, 3, यानी कि आपने आईसीपीएम सुना, इंसीजर प्रीमोलर। इसका मतलब क्या है, आईसीपीएम आपको याद कर लेना है अपान आईसीपीएम। आप देखते हो इंसीजर कितना ऊपर होते हैं, 2, सेम नीचे भी 2 यानी 4। ऐसे ऐसे करके टोटल कितने हो जाते हैं, तो टोटल आप सब में 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा आप जोड़ने के बाद, तो टोटल 32 दांत आ जाएंगे आईसीपीएम। और बच्चे का में टोटल कितने दांत होते हैं, 20। उनमें से कौन सा नहीं होता, तो आप बताओगे। उनमें जो होता है प्रीमोलर नहीं होता, ये चीज़ याद करके रखना है। मस्तिष्क का भार कितना होता है बताओ, 1350 से 1400 ग्राम होता है। कनेल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, 11 जोड़ी। जबकि स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो 31 जोड़ी होती है। जबकि सामान्य हृदय दर कितना, तो 72 से 75 बार होता है। जबकि सामान्य नाड़ी दर कितना होता है, तो 72। देखिए दोनों सामान्य हृदय दर लगभग और नाड़ी दर लगभग समान होते हैं, चीज़ याद रखना। गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है, 1.4 होता है। मूत्र का पीएच मान 6 या 6.4 जो भी उपलब्ध हो। रक्त का पीएच मान आप जानते हैं, रक्त तथा आंसू का पीएच मान दोनों से 1.4 ही होता है। पैनक्रियाटिक जूस का पीएच मान कितना, 8.4। शरीर की कुल अस्थियों की संख्या कितनी, 206। और मांसपेशियों की संख्या 629 या 656 जो भी उपलब्ध हो। शरीर में कुल भार का कितना परसेंट जल होता है, 65 से 80% तक होता है। अब हम आगे बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण समुद्री जंतु एवं उनके संघ के बारे में बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा उन्हीं। देखिए समुद्री चूहा कौन सा है, समुद्री चूहा क्या है, तो बताओगे एक प्रकार का एनेलिडा है, सी माउस जिसे कहते हैं। समुद्री पेन क्या है, तो एक प्रकार का निडेरिया है। इसमें सबको नहीं याद करना है। समुद्री गाय क्या है, तो समुद्री गाय एक प्रकार का स्तनधारी है, जो आते हैं उन्हीं के बारे में बात करूंगा। और उसके समुद्री घोड़ा क्या है, पीसेज है, ये एक मछली है, ये चेक करना, पीसेज है मछली कह सकते हो। और उसमें समुद्री खीरा और कुछ सबको याद नहीं करना है, जो हम बता रहे हैं उसको आप स्क्रीनशॉट लेके चाहें तो सबको स्क्रीनशॉट लेके याद करना चाहें, आपकी हिम्मत हो तो याद कर लीजिए। लेकिन मनुष्य में होने वाले प्रमुख अंतःस्रावी रोग
अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो रोग होते हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं, बस आप बने रहिए। अब महाकायता विशाल कायता बीमारी किससे होती है? पीयूष ग्रंथि के अग्रपालिका में एसटीएच हार्मोन, इसे भीम कायता कहते हैं, मतलब शरीर बढ़ता ही रहता है तो उससे पीयूष ग्रंथि से जो निकलता है एसटीएच हार्मोन में क्या होती है, मात्रा ज्यादा निकलने लगती है, तो भीम कायता नामक बीमारी। ग्वाइटर या घेगा नामक बीमारी किसकी? तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण जो होता है घेगा नामक बीमारी हो जाता है, ये चीजें याद करके रखना है। मधुमेह इंसिपिडस वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है? मधुमेह इंसिपिडस हो जाता है। जबकि एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर किसके? तो थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिक मात्रा में स्राव जब होने से कौन सा, तो आप बताओगे एक्सोथैल्मिक ग्वाइटर हो जाता है। अब टिटैनी क्या है प्यारे साथियों? टिटैनी यहाँ पर देखिए, टिटैनी पैराथार्मोन के कम मात्रा में स्राव के कारण जो है टिटैनी हो जाता है। जबकि वायरोलिज्म क्या है? एड्रेनलिन के अधिक स्राव के कारण जो होता है वायरोलिज्म हो जाता है। जबकि मधुमेह मेलिटस क्या है? तो इंसुलिन हार्मोन की कम मात्रा का स्रावन के कारण जो होता है मधुमेह मेलिटस हो जाता है। और एक मधुमेह के नाम से और मिला था, मधुमेह इंसिपिटस होता था, जब हार्मोन की कौन सा कमी होती थी तब इसका कारण वेसोप्रेसिन हार्मोन तो इंसिपिटिस होता था, यानी शरीर में क्या है कहते हैं मधुमेह के शर्करा की कमी हो जाती है। एडिशन रोग किससे संबंधित है? एडिशन रोग देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। एडिशन रोग क्या है? तो मतलब कॉर्टिस हार्मोन की कमी के कारण जो होता है एडिशन रोग हो जाता है। चलते हैं, बौनापन ग्रोथ हार्मोन का जब कम स्राव होता है तो वहां पर बौनापन नामक बीमारी हो जाती है। एक्रोमेगली क्या है? ग्रोथ हार्मोन के अधिक स्रावण के कारण से होता है एक्रोमेगली। और मिक्जेडेमा क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन का अल्प मात्रा में स्राव होता है तो मिक्जेडेमा नामक बीमारी हो जाती है। और क्रेब्स रोग क्या है? थायरॉक्सिन हार्मोन के अधिक स्राव से क्या होता है? देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन कितना इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। अब देखिए अभावजन या कमी से होने वाले रोग कौन कौन से? देखो जीरोपथैल्मिया इसी को बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन ए की कमी से कौन सी? तो रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस या निक्टोलोपिया, इसी को या और कई नाम से बोल जो है रतौंधी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए निक्टोलोपिया भी वही चीज है, देखिए निक्टोलोपिया भी रतौंधी ही है, ये चीजें याद करके रखना है। चलते हैं, क्वासियोरकर क्या है? प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को क्वासियोरकर कहा जाता है। कि बेरी बेरी क्या है? विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग को विटामिन, जबकि विटामिन सी को स्कर्वी कहते हैं। विटामिन सी स्कर्वी किसके? विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी का रासायनिक नाम कहा तो स्कर्विक एसिड होता है। जबकि रिकेट्स किसका? विटामिन डी की कमी से होता है। अब ऑस्टियोमलेशिया क्या है? तो ये भी बड़ों में होता है। ये क्या है? हड्डियां इतनी मुड़ जाती हैं। और ये विटामिन डी के हेमरेज हेमरेज आपने सुना होगा, तो इसमें विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जाता। ब्रेन हेमरेज आपने सुना होगा, इसमें क्या है? थक्का नहीं, थक्का जम जाता है, ब्लड क्लॉट हो जाता कह सकते हैं। अब मनुष्य में होने वाले संक्रामक विषाणु जनित रोग के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे साथियों। हर्पीस या हर्पेस किससे? त्वचा रोग संक्रमण या स्पर्श द्वारा होता है हर्पीस। जबकि प्रतिश्याम क्या है? श्वासकीय संबंधित बीमारी को प्रतिश्याम। पीलिया क्या है? यकृत संबंधित बीमारी है। जबकि पोलियो क्या है? तंत्रिका एवं पेशीय वायरस तंत्रिकीय पेश के द्वारा रोग है। जबकि रेबीज किसका है? तो तंत्रिका तंत्र संबंधित रोग क्या है? तो रेबीज हो जाएगा। कनफेड़ा, कनफेड़ा आप जानते हैं लाल ग्रंथि, कान फूल आता है, आपने देखा लाल ग्रंथियों में सूजन आ जाने के कारण। जबकि रोहा क्या है? नेत्र संबंधित रोग है रोहा। कंजक्टिवाइटिस क्या है? तो ये भी क्या है? नेत्र संबंधित रोग है। चलते हैं, मनुष्य में होने वाले संक्रामक जीवाणु होते हैं। देखिए रिवीजन पर से बहुत बढ़िया वीडियो आपके लिए है, आप कह सकते पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, आपको इसका बहुत जबरदस्त फायदा मिलेगा। तपेदिक या टीबी जो है फेफड़ों कि ऊतकों के संक्रमण तथा वायु द्वारा प्रसार के कारण जो होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं साथियों। क्वेश्चन है प्लेग क्या है? ये अर्सीनिया पेस्टिस के द्वारा, ये चूहों के पिस्सियों द्वारा फैलता है। जबकि रोहिणी इसी डिप्थीरिया कहते हैं। तो ये क्या है? गले में होता है, रोहिणी या डिप्थीरिया रोग होता है। कुष्ठ रोग, कोढ़ रोग आप जानते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री, इसका जो है नाम क्या, बैक्टीरिया का नाम क्या है? तो और इसका नाम क्या है? कैरिनोबैक्टीरियम डिप्थेरी है इसका। तो डिप्थेरी यहाँ पर आपको आसानी से आपको डिप्थेरी लगा तो डिप्थीरिया, रोहिणी को डिप्थीरिया इंग्लिश में कहते हैं। और लेप्रोसी को इसको जो है कोड को इंग्लिश में लेप्रोसी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेप्री आपको आग मिल गया तो आसानी से याद कर सकते हैं। तो चाहे तंत्रिका का रोग जो प्रसारण निकट या लंबे स्पर्श संबंध से होता है। टाइफाइड या साल्मोना टाइफोसा के द्वारा, इसका जीवाणु का नाम साल्मोना टाइफोसा इसके जीवाणु का नाम है। आंतों में संक्रमण कौन फैलाता है? तो बताओगे टाइफाइड हो जाता है। धनुष टंकार क्या है? धनुष टंकार क्या है? क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी हनु या गिरीवा रोग है। जबकि हैजा क्या है? तो बिबिरियो कोलेरा से होता है, गंदगी द्वारा फैलने वाला रोग है। कौन सा? अब बताओ हैजा है। गोनोरिया क्या है? तो बताओ ये गोनोरिया एक जो है गुप्तांग संबंधी, महिलाओं के गुप्तांग संबंधी, नेसेरिया गोनोरिया इसका जो है जीवाणु का नाम है। ये बीच में सभी जीवाणु का नाम है। निमोनिया के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होता है, श्वसन संबंधित बीमारी है ये। चलते कुकर खांसी क्या है? बोर्डेटेला पर्ट्यूसिस क्या है? पर्ट्यूसिस कुकर खांसी का नाम है। गले और फेफड़ों संबंधी रोग क्या है? अब बताओगे कुकर खांसी है। सिफिलिस क्या है? ये पुरुष के जननांग में होने वाला, यहाँ पर स्त्री लिखा है तो पुरुष होना चाहिए था, पुरुष के जनान में होने वाली बीमारी है। भोजन विषाक्तता क्या है? तंत्रिका संबंधित रोग है, ये कोलोस्ट्रिडियम जो है बोटुलिज्म है। मेनिंजाइटिस क्या है? मस्तिष्क संबंधी बीमारी मेनिंजाइटिस है। अब बात करते हैं जंतुओं में पाए जाने वाली प्रमुख ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। देखिए श्वेत ग्रंथि क्या है? तो बताओगे
स्तनियों में पसीने निकालने में और कहते हैं ताप का नियंत्रण में काम करता है। लैक्रोमेन क्या है? नेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथि है जिससे आंसू निकलती है। जबकि सेरुमिनस ग्रंथियां क्या है? स्तनियों की कील, कर्ण, गुहा या मोम के समान पदार्थ का जो है स्राव करने वाला। मोम के समान क्या है? आप कान में देखते हो जो गाढ़ा पदार्थ निकलता है जब कान बहने लगता है, वही है सेरुनियस ग्रंथि, इसके द्वारा निकलता है। अल्बुनियस ग्रंथि क्या क्या है? मनुष्य के आहार नाल में पाई जाने वाली ग्रंथि जिसे विषैले पदार्थ का स्राव होता है, इसके द्वारा विषैले पदार्थ का स्राव होता है। चलते हैं। वसा ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पाई जाने वाली ग्रंथियां क्या है? वसा ग्रंथि है। काउपर ग्रंथियां क्या है? स्तनियों के अंदर नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि क्या? स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। किसका? तो नर जननांग आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों। यूट्यूकुलर ग्रंथियां क्या? तिलचट्टे एवं कीटों के मादा जननांगों में पाई जाने वाली ग्रंथि है। जबकि श्लेष्म ग्रंथि क्या है? मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करने वाली ग्रंथि कौन सी? श्लेष्म ग्रंथि। इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप एक देखिए बुर्नस ग्रंथि याद करना। कशेरुकी प्राणियों में यूडिनम के सक्कल इंटेरिस का स्राव करता है। जबकि पैरोटिड ग्रंथ क्या है? सेक मेढक में पाई जाने वाली विषैली ग्रंथ क्या है? तो मतलब सांप और मेढक यहाँ पर होना चाहिए, साक लिखा, सांप और मेढक में जो जहर होता है इसी में होता है, जैसे सांप में कहा जाए। बार्थोनियन ग्रंथि स्तनियों द्वारा मादा जननांगों में काउपर के समान पाई जाने वाली जो है सहायक ग्रंथि है। अब बात करें पेरेनियल। पेरेनियल क्या है? खरगोश में पाई जाने वाली ग्रंथियां हैं। अब इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। स्तन ग्रंथियां क्या है? तो स्तनियों में दूध का स्राव करने वाली ग्रंथि है, ये जो है स्तन ग्रंथियां। चलते हैं। प्रमुख चिकित्सकीय उपकरण कौन कौन से, इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कार्डियोग्राफ का कार्य क्या है प्यारे साथियों? तो आप बताओगे कार्डियोग्राफ हृदय के संकुचन और प्रसार का समय पर उसके उत्पन्न विद्युत वाहक बल को मापना, हृदय की अन्य प्रकार की जो है विकार पता करना, ये क्या कहलाता है? तो कार्डियोग्राफी जो है नापता है। चलते हैं। इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ क्या? मस्तिष्क में होने वाली क्रियाओं को जो है निरूपित करता है। कौन सा? तो इंसेफेलोग्राम आपको याद करना। इंसेफेलो किससे? तो आप बताओगे मस्तिष्क से, जबकि ये किससे? तो आप बताओ हृदय से है। कार्डियो शब्द लग जाए तो हृदय और इंसेफ्लो लग जाए तो मस्तिष्क से याद करके रखना है। ऑटो एनालाइजर का क्या काम है? तो ऑटो एनालाइजर विभिन्न जैव रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच करना क्या होता है? ऑटो एनालाइजर का काम होता है। चलते हैं। सीटी स्कैन, कंप्यूटर टोमोग्राफी स्कैनिंग, संपूर्ण शरीर के किसी भाग की असामान्यता या विकृत का पता लगाना, शरीर के किसी भी अंग का एक्सरे से लेकर कंप्यूटर तक विश्लेषण करना क्या कहलाता है? तो सीटी स्कैन कहलाता है। पेसमेकर क्या? हृदय की गति को कम हो जाने पर जो इसका प्रयोग किया जाता है। कहते हैं हृदय संबंधित जो है बीमारियों को उपचार करने में पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। कर लेते हैं प्रमुख वैज्ञानिक तथा उनके जो है योगदान के बारे में, उनका योगदान क्या है, इन सबकी चर्चा हम इस वीडियो में कर लेते हैं। जैसे अरस्तु जो जीव विज्ञान के जनक तथा जंतु विज्ञान के आकारिकी का अध्ययन उन्होंने किया था। जबकि एंटोनी ऑन ल्यूवेनहॉक ने जो है सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन कराते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो बताओ एंटोनी ऑन ल्यूवेनहॉक है, यानी सूक्ष्म जीव यानी बैक्टीरिया के कह सकते हैं। अच्छी गुणवत्ता के साधारण एवं लेंसों की सहायता से सूक्ष्म जीव का उन्होंने देखा था, यानी कि वायरस क्या बैक्टीरिया के जनक कौन है? तो आप बताओगे ल्यूवेनहॉक है। चलते हैं। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग क्या है? तो पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो आप बताओगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एजी टेंसले क्या इकोसिस्टम के जनक? एजी टेंसले है। जबकि अल्बर्ट सेबिन क्या है? पोलियो की टीका किसने खोजा था? तो अल्बर्ट सेबिन ने खोजा था। चलते हैं। AI ओपेरी ने क्या? रासायनिक विश्लेषण द्वारा जीवों की उत्पत्ति का इन्होंने बताया था पता। एडिसर बिसेलेस आधुनिक शारीरिकी के जनक कौन है? तो बताओ एड्रियस बिसेलेस जो आधुनिक शारीरिकी के जनक है। बीटल तथा टाइटर ने एक जीन तथा एक एंजाइम नामक जो है सिद्धांत किसने दिया? तो बीटल एवं टाइटर ने दिया था। ये चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट करके आपको, आप भले कोई ना याद करें। और इसमें से कौन सा? टांसले वाला याद करना है, और उसके बाद में फ्लेमिंग और सेबिन वाला। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। बेंडा ने जो है माइट्रोकांड्रिया का नामकरण किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंडा ने किया था। जबकि वाटसन ने अनुवांशिकी शब्द का प्रतिपादन किसने किया? तो आप बताओगे बैटिंग एंड बेस्ट ने किया था। चलते हैं। बैटिंग एंड बेस्ट ने जो है पैनक्रियाज में इंसुलिन हार्मोन का पृथक्करण किसने किया? तो बताओगे बैटिंग एंड बेस्ट ने। जबकि बारकला मैकिन्टोश ने मक्का में गुणसूत्रों के पुनर्विन्यास के अध्ययन के कारक प्लवमान जीव का पता लगाया। कार्लोस लिनियस ने क्या है? वर्गीकी का जनक किसे कहा था? तो बताओ कार्लोस लिनियस को वर्गीकी का जनक कहा था। इन्होंने प्रथम सिस्टेमा नेचर स्पेसीज प्लैटिनम तथा जेनेरा प्लैटिनम नामक पुस्तकों में आधुनिक वनस्पति का विज्ञान जो है प्रतिपादित किया था कार्लोस लिनियस ने। अब बात करते हैं क्रिश्चियन बर्नार्ड। क्रिश्चियन बर्नार्ड क्या प्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किसने किया? तो क्रिश्चियन बर्नार्ड भी किया था भारत में। चार्ल्स लेब्रॉन मलेरिया के रोगाणु का पता किसने लगा? तो चार्ल्स जो है लेब्रॉन ने। चार्ल्स डार्विन ने जैव विकास का मत प्रतिपादन किया। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने दिया था? तो आप बताओगे चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अपनी पुस्तक किस में लिखा था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में लिखा था। ड्रेसर क्या है? एक प्रकार का एस्पिरिन दवा है ड्रेसर।
क्या एक प्रकार का स्प्रे दवा है। एडवर्ड जेनर का चेचक के टीके की खोज के साथ साथ टीकाकरण के विकास एवं प्रतिरक्षा के जनक भी कौन माने जाते हैं, तो बताओ कि जनक माने जाते हैं। चलते ही नेक्स्ट देखिए, चलते ही नेक्स्ट देखते हैं। वही कहा जाए अर्नेस्ट हेकल ने बायोजेनिक जेनेटिक का नियम प्रतिपादन किया और प्रोटिस्टा तथा प्लास्टिक शब्द का प्रतिपादन किया। वहीं क्या कहा जाए जीवाणु का नामकरण, जीवाणु के जनक एंटोनियन लुबेनहाक है, लेकिन यदि कहा जाए कि एहरवर्ग ने क्या किया था, जीवाणु का नामकरण इन्होंने किया था। फार्मन तथा मोरे ने मियोसिस शब्द का प्रतिपादन किया था, मियोसिस। चलते ही, और फ्रांसिस गाल्टन ने सूजनिकी का जनक कौन, फ्रांसिस गाल्टन है, याद करके रखना है। फंक क्या है तो बताओ, विटामिन सब किसने दिया, फंक ने दिया था। अब कुछ ही चीजों को देखना, जैसे मनुष्य में वर्णांधता का अध्ययन किससे, तो हॉर्लर ने किया। ह्यूगो डेब्रिज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत किसने दिया, तो बताओगे ह्यूगो डेब्रिज ने। हापकिंस तथा फंक्स ने विटामिन मत का प्रतिपादन किसने किया, तो हापकिंस तथा मत ने का जो है उन्होंने प्रतिपादन किया था। हिपोक्रेटस क्या है, तो हिपोक्रेटस जो है औषधि के प्रवर्तक है, रोगों के इलाज के लिए पौधों का उपयोग या चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, तो हिपोक्रेटस है। हरगोविंद खुराना क्या है, अनुवांशिक कोड का प्रतिपादन किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने किया था। जबकि एच जे मुलर ने यक्ष किरणों का उत्परिवर्तन का प्रेरणा दिया था। जबकि हैंसन ने कुष्ठ रोग का पता लगाया। जबकि हेंस कैप्ज ने जो श्वसन के साइट्रिक अम्ल चक्र की खोज किया था। योहान होस्की की बात हो ही चुकी कि विषाणु के जनक कौन है, तो योहान होस्की हैं। पुरकिंजे क्या है, जीव द्रव्य के जनक क्या है, पुरकिंजे हैं। जीव द्रव्य के पुरकिंजे। जोहानसन जा से चीज, जान से जोहानसन, आपको याद करके रखना है प्यारे साथियों। अब देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट लैमार्क आपको याद करके रखना है। लैमार्क किस चीज का के जनक है, लैमार्क जो है जैव विकास प्रथम मत का प्रतिपादन किसने किया, यह लैमार्कवाद के जनक लैमार्क ही है। बायोलॉजिकल शब्द का भी प्रतिपादन भी लैमार्क ने किया था। अब जोसेफ प्रेस्टले ने क्या किया था, तो ऑक्सीजन का आविष्कार किसने किया था, बताओगे जोसेफ प्रेस्टले ने। जबकि जैकिक मोनाट ने जो है ओपरिन मॉडल का प्रतिपादन किया था। जोनास साल्क ने पोलियो के बचाव के लिए टीके का जो है खोज जोनास साल्क ने किया था। जब देखिए क्लोरोफॉर्म तथा निश्चेतक का खोज किसने, आप बताओगे जेम्स सिम्पसन ने किया था। अब देखिए कार्ल लैंडस्टीनर जो ABO रक्त समूह का पता लगाया तथा RS फैक्टर की भी खोज, एंटीजन का खोज भी किसके नाम जाता है, तो बताओगे कार्ल लैंडस्टीनर को जाता है। कार्ल वान मोन को प्रोटोजोआ शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो कार्ल वान मोन ने जो किया। अब आती है लुईस पास्चर की बात आती है। लुईस पास्चर ने रोगाणुवाद का प्रतिपादन किसने किया, तो आपको याद करना है लुई पास्चर ने। और रेबीज का टीके का भी निर्माण इन्होंने किया। किण्वन की खोज भी इन्होंने किया। पास्ट और सूक्ष्म जीव विज्ञान भी का जनक भी इनको कहा जाता है। और कहते हैं पाश्चुरीकरण का भी जनक। देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है प्यारे साथियों। अब यहाँ पर बात करते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा सीखने वाला नहीं, नॉलेज उसका की बात करें। प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किसने किया, तो बताओ लॉन्ट तथा रुस्की ने किया। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज तथा कोशिका शब्द का प्रतिपादन किसने, तो बताओ रॉबर्ट हुक ने किया था। और किस बुक में किया था, तो बताओ माइक्रोग्राफिया नामक पुस्तक का लेखन जो है कोशिका विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं। इनको कोशिका विज्ञान का जनक के रूप में भी जाना था। रॉबर्ट ब्राउन के बारे में जान लेते हैं। रॉबर्ट ब्राउन क्या है, तो कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थिति का पता तथा उसका नामकरण तथा ब्राउनियन गति का नियम किसने, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। अब बात करते हैं समजात और समरूपता का सिद्धांत किसने दिया, तो बताओ रिचार्ड ओवन ने दिया था। जबकि रोनाल्ड रॉस ने क्या है, रोनाल्ड रॉस ने मादा अनाफ्रीज मच्छर के अमाशय में प्लाज्मोडियम के अंडज की खोज किसने किया, तो रोनाल्ड रॉस ने किया था। चलते हैं आल्टमैन ने किया। आल्टमैन न्यूक्लिक अम्ल का प्रतिपादन आल्टमैन ने किया। रॉबर्ट जॉर्विक ने कृत्रिम हृदय की, जो जॉर्विक 7 आपने सुना कृत्रिम हृदय है, इसकी खोज इसको किसने बनाया था, तो एडवर्ड जार्विक ने बनाया था। रॉबर्ट एडवर्ड ने परप्रकनली शिशु को विकसित करने की तकनीकी का विकास किसने किया, रॉबर्ट एडवर्ड ने। रेने लेनेक ने जो है स्टेथोस्कोप का खोज लेनेक ने किया था। जबकि रॉबर्ट कोच ने किया है हैजा तथा टीबी की खोज किसने, रॉबर्ट कोच ने किया था। जबकि रॉबर्ट बीनवार्ग ने कैंसर की जीन का पता किसने लगा, रॉबर्ट बीनवार्ग ने किया था। अब बात करते हैं स्लाइडन और स्वान की बात कर लेते हैं। स्लाइडन और स्वान क्या है, कोशिका मत का प्रतिपादन किसको जाता है, तो अब बताओ स्लाइडन स्वान को जाता है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं साथियों। आपने माल्थस को तो जानते होंगे। टीआर माल्थस ने खाद्य उत्पादन एवं जनसंख्या के बीच जो है संबंध का प्रतिपादन किसने किया, तो माल्थस साहब ने किया था। जबकि टीएच हक्सले ने जाति आवर्तन का नियम परिवर्तित किया था। जबकि अब यहाँ पर काला जार का इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हाफ निषेचन की खोज किसने किया था, तो बताओगे हाफ मिसर साहब ने किया था। विलियम हार्वे ने रक्त प्रसंचरण तंत्र की खोज किया। और वाल्डियर ने जो है क्रोमोसोम शब्द का प्रतिपादन किसने किया, तो वाल्डियर ने। और ये तो आप जानते हैं वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के आणविक संरचना का द्विकुंडलिक मॉडल जो है दिया था। जबकि जेड जॉनसन और जॉनसन ने जो है प्रथम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। अब रोग और उससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट टीके उनके बारे में बात करते हैं।
टिटनेस के टीके डीपीटी है, टिटनेस पे कौन सा डीपीटी का टीका लगाया जाता है। जबकि काली खांसी में आप जानते हो काली खांसी में भी डीपीटी लगता है, और किसी में लगता है तो डिप्थीरिया में डीपीटी लगता है। ये तीनों नाम देखिए, डिप्थीरिया, डी से डिप्थीरिया होता है, पी से पर्टिसिस मतलब काली खांसी, और टा से टिटनेस को ऐसे भी याद कर सकते हो। और टीबी में आप जानते हो बीसीजी का टीका लगता है, टीबी में बीसीजी याद करके रखना है। और जबकि टाइफाइड में जो टीएबी का टीका, टाइफाइड में टीएबी, जबकि पोलियो में क्या पोलियो का टीका लगता है, तो उसमें आसान है याद करना। अब कोशिकीय अंग उनके खोजकर्ता के बारे में बात करते हैं। केंद्रक की खोज किसने किया, तो केंद्रक की खोज आप बताओगे रॉबर्ट ब्राउन ने किया। जबकि कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। क्लोरोप्लास्ट का खोज किसने, स्पिंचर ने किया था। जबकि तारक काय की खोज किसने किया, तो बताओगे तारक काय की खोज बाबेरी महोदय ने किया। जबकि गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय का खोज किसने, जॉर्ज गाल्जी ने किया। तो आसान है। माइटोकॉन्ड्रिया का आप बताओगे बेल सी बंडा ने। जबकि स्फीरोसोम की खोज किसने, पर्नर ने किया। और वही क्रोमेटिन धागे का खोज किसने किया, तो आप बताओगे फ्लेमिंग ने किया था। केंद्रिका का खोज किसने, आप बताओगे फोंटाना ने किया। देखिए फोंटाना आप केंद्रिका का याद करके रखना है प्यारे साथियों। और वहीं क्रोमोसोम की खोज किसने किया, बताओगे क्रोमोसोम, तो बताओगे हॉपमिसन ने। जबकि अंतःपराधर जालिका की खोज किसने, पोर्टर महोदय ने किया था। लाइसोसोम को खोज सीडी दुबे ने। जबकि राइबोसोम का खोज पायलट ने किया था। जी द्रव की खोज डुजार्डिन ने। और केंद्रक कला का खोज जो है हर्टविग ने किया था। चलते ही बने रहे प्यारे साथियों। कोशिका और उनके उपनाम के बारे में जान लेते हैं। जैसे केंद्रक को क्या, कोशिका के समस्त क्रियाओं का नियंत्रक केंद्र किसे कहा था, तो बताओगे केंद्रक को कहा जाता है। जबकि माइट्रोकांडिया को क्या कहते हैं, माइट्रोकांडिया कोशिका का शक्ति गृह या कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, तो माइट्रोकांडिया को। लाइसोसोम को क्या कहते हैं, कोशिका का आत्महत्या की थैली किसे, लाइसोसोम। जबकि क्लोरोप्लास्ट किसे कहा था, कोशिका का प्रकाश संश्लेषण का क्या, कोशिका के अंदर कोशिका किसे, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। जबकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री का केंद्र कहा जाता है। क्रोमोसोम को जो है आनुवंशिकीय गुणों का वाहक कहा जाता है। ये देखिए चीज़ों को याद कर लेना है, सभी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। आप इंपॉर्टेंट किसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लें इसका, और चीज़ों को बार बार देखते रहें। और कीट तथा उससे संचारित होने वाले रोग के बारे में बात कर लेते हैं। मादा एनाफिलीज के कारण से कौन सी बीमारी होती है, तो आप बताओगे मलेरिया हो जाता है। जबकि मादा एंडीज के कारण से कौन सी हो जाती है, एजीटेरिया, तो बताओ पीत जो यानी पीलिया हो जाता है। जबकि घरेलू मक्खी से क्या हो जाता है, हैजा बीमारी। जबकि पेडिकुलस से क्या, पेडिकुलस तो बताओगे टाइफाइड हो जाता है। टिबेनस से क्या होता है, सुर्रा रोग हो जाता है। इसमें मादा क्यूलक से याद करना है, मादा क्यूलक से क्या होता है, फाइलेरिया हो जाता है। अब इसमें देखिए निद्रा रोग, यहाँ पर क्लासिक इसका एक अन्य नाम क्या है, सीसी मच्छी के कारण से भी क्या निद्रा रोग हो जाता है। खटमल से कौन सा, चगास रोग हो जाता है। जबकि बालू मक्खी से कालाजार रोग हो जाता है। ये चीज़ याद करके रखना है। अब स्क्रीनशॉट आप मैं दिखा देता हूँ, जरूर ले लें, इसको बार बार देखते रहें। चलते हैं प्रमुख कोशिकीय रचनाएं और उनके कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। सबका कार्य क्या है कोशिकीय रचनाओं का, उसको एक एक करके देखते हैं। कोशिका भित्ति का क्या कार्य है, तो कोशिका के निश्चित रूप प्रदान करना और जो है उसको सुरक्षा एवं सहारा प्रदान करना किसका कार्य है, तो कोशिका भित्ति। चलते हैं अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं, या कोशिका की दूसरी कोशिका की पदार्थ का अभिगमन का नियंत्रण करता है कौन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली से कहा जाता है। अंतःप्राद्रव्य जालिका यानी ईआर, कोशिका के भीतर पदार्थों का संचार यानी आंतरिक कोशिकीय परिवहन कौन करता है, तो ईआर करता है। यानी अंतःप्राद्रव्य जालिका क्या करता है, आंतरिक कोशिकीय परिवहन करता है। बताओ अंतःप्राद्रव्य। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है, तो कोशिकीय श्वसन या सक्रिय स्थल किसे कहा जाता है, तो बताओगे माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। जबकि गाल्जी उपकरण का क्या कार्य है, गाल्जी उपकरण विशिष्ट पदार्थों का श्रावण, संचय, उनके कोशिका के बाहर निष्कासन में सहायता कौन, तो गाल्जी उपकरण है, गाल्जी बॉडी करता है। चलते हैं राइबोसोम का क्या कार्य, प्रोटीन के संश्लेषण में सक्रिय स्थल कौन, तो राइबोसोम है। लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली हाइड्रोलिटिक एंजाइम के भंडारण में कार्य करता है। सेंट्रोसोम कोशिकीय विभाजन में सहायक है कौन, का बताओ सेंट्रोसोम है। जबकि हरित लौह क्या है, मंड के संश्लेषण और सक्रिय स्थल क्या है, अर्थात प्रकाश संश्लेषण का सक्रिय स्थल कौन है, बताओ हरित लौह होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, आवर्णी लवक कौन है, खाद्य संग्रह में सहायक कौन सा, तो बताओ आवर्णी लवक है, ये जड़ों में पाया जाता है। जबकि वर्णी लवक क्या है, फूलों फलों या बीजों की आकर्षक रंग प्रदान करता है वर्णी लवक। केंद्र क्या, कोशिका के उपापचयी कार्यों का नियंत्रण है, कोशिका का विभाजन में सहायता है। गुणसूत्र क्या है, जीन वाहक एवं कोशिकीय कार्यों का नियंत्रण कौन सा था, गुणसूत्र करता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं प्यारे साथियों, मानव रक्त समूह एवं उनका रक्तदान की संभावना। अच्छा, ए में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, बताओ ए एंटीजन पाया जाता है। और बी क्या पाया जाता है, तो एंटीबॉडी कौन सा, बी पाया जाता है। और ये कौन कौन सा ब्लड ले सकता है, तो बताओगे ए का भी ले सकता है, वो आप जानते हो किसी को भी दे सकता है। और किसे दे सकता है, तो आप बताओ ए को भी दे सकता है, और ए बी में भी है तो ए बी को भी दे सकता है। भारतीय समाज में लोग 23% जो है क्या पाया जाता है, बताओ ए पाया जाता है। अब बी रुधिर वाला में एंटीजन कौन सा पाएगा, तो यहाँ इस एंटीजन क्या पाएगा, बी ही पाया जाएगा। जबकि बॉडी एंटीबॉडी क्या पाया जाएगा, इसमें एंटीबॉडी जो है ए एंटीबॉडी पाया जाता है, ये चीज़ याद रखना है। और ये किसको दे सकता है, ये किससे ग्रहण कर सकता है, तो बी वाले से भी ले सकता है, बी से ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। और किसे दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। 34% जो भारतीय समाज में पाया जाता है। ए बी जो है, ए बी एंटीजन पाया जाता है। एंटीबॉडी इसमें देखिए, एंटीबॉडी किसमें अनुपस्थित होता है, बताओगे किसमें, ए में जो है
ए बी में एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। और ये किसको किसको दे सकता है? स्वीकार सभी से ले सकता है, ए बी ए, इसको सर्वग्राही। और सिर्फ जो है दे किसे सकता है, तो आप बताओगे ए बी को ही दे सकता है ये। और 7.5% के पास भी जो है ए बी ही है। अब बात करते हैं ओ में जो है एंटीजन कौन सा, तो एंटीजन उपस्थित ही नहीं होता, जबकि वहां पर एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होता। दोनों को याद करके रखना है, ये ए बी या एंटी ए बी, और उसके साथ साथ आप दोनों पाया जाता है, जबकि सिर्फ ओ को ही दे सकता है। ओ केवल सिर्फ वही को ही दे सकता है, नहीं ओ बी को ही ग्रहण कर सकता है, लेकिन दे सभी को सकता है। ये चीज याद करना। 34.5% के पास वो पाया जाता है प्यारे साथियों। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत। तो जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लें।